दोस्तों, आज इस एपिसोड में हम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की हिम्मत, देशभक्ति और शौर्य की कहानियों के बारे में बात करेंगे। सन 1828 वाराणसी जिले के भदोही नामक जगह पर मोरोपंत तांबे के घर एक बच्ची का जन्म हुआ, जिसका नाम मणिकर्णिका रखा गया। लोग उन्हें प्यार से मनु भी पुकारते थे। मनु अभी बोल भी नहीं पाती थी, लेकिन उनके चुलबुलेपन ने उन्हें परिवार के सभी सदस्यों का प्रिय बना दिया था। मनु 4 साल की ही थी कि उनके सर से उनकी मां भागीरथी बाई का साया उठ गया। उनका देहांत हो गया। अब मनु के पिता मोरोपंत जी के ऊपर मनु के लालन पालन की जिम्मेदारी आ गई थी, जिन्हें एक पिता होने के साथ साथ मां का दुलार भी मनु को देना था। मनु के पिता के लिए यह सभी आसान काम नहीं था, लेकिन उन्होंने अपना धैर्य बनाए रखा और मनु की पूरी लगन के साथ लालन पालन की जिम्मेदारी निभाई। मनु के पिता मोरोपंत जी ने अनजाने में भी मणिकर्णिका को मां की कमी महसूस नहीं होने दी। उन्होंने मनु को एक बेटे की भांति संस्कार दिए। मनु की पढ़ाई के साथ साथ तलवारबाजी में भी दिलचस्पी को उन्होंने बचपन से ही भांप लिया था। इसीलिए मणिकर्णिका को घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी का अभ्यास भी बचपन से ही कराना शुरू कर दिया था। पिता की मेहनत के फलस्वरूप मनु देखते ही देखते एक योद्धा की भांति परिपक्व होती जा रही थी। ऐसा कहा जाता है कि मनु के पिता अपनी पत्नी से पहली संतान के रूप में एक पुत्र चाहते थे, ताकि वो उनके वंश को आगे बढ़ा सके। लेकिन मनु के धैर्य, सामर्थ्य और एक योद्धा की तरह अपने अंदर गुण विकसित करने के कारण मनु को ही अपना बेटा समझने लगे। मनु ने भी अपने पिता को निराश नहीं किया था। अपने पिता के द्वारा सिखाए गए हर एक गुण को उन्होंने जल्दी ही सीख लिया। युद्ध के मैदान में मनु किसी भी योद्धा के सामने कूद जाती थी। ये साहस देख हर कोई मोरोपंत जी से यही कहता था, आपकी बिटिया कोई साधारण लड़की नहीं है। मनु के बचपन के दोस्त नाना साहेब थे। अगर देखा जाए तो दोनों की उम्र में काफी फासला था। वे मनु से करीब 10 साल बड़े थे, लेकिन वे काफी अच्छे दोस्त थे। दोनों की दोस्ती में उम्र का अंतर कभी बाधा नहीं बना। इन दोनों के अलावा एक शख्स और था जो इनके साथ दोस्ती रखता था। वो कोई और नहीं बल्कि तात्या टोपे ही थे। तीनों बचपन से ही युद्ध कौशल दिखाने के लिए अलग अलग प्रतियोगिताओं में भाग लिया करते थे। कहा जाता है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने आजादी के लिए पहली लड़ाई लड़ी थी, तब भी नाना साहेब और तात्या टोपे ने रानी लक्ष्मीबाई के कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया था। मनु को बचपन से ही ऐसा लगता था कि वो भी लड़कों की तरह हर एक काम कर सकती है। एक बार की बात है, उनके दोस्त नाना एक बार हाथी पर बैठकर घूम रहे थे। नाना को हाथी पर देख मनु के मन में भी हाथी की सवारी करने की जिज्ञासा हुई। उन्होंने नाना को रोकते हुए अपनी जिज्ञासा बताई। इस पर नाना ने उन्हें मना कर दिया। उन्हें लगता था कि मनु हाथी की सवारी नहीं कर पाएगी। तो नाराज होते हुए मनु ने नाना साहिब से कहा कि तुम देखना, एक दिन मेरे पास खुद के हाथी होंगे। और आगे जाकर जब मणिकर्णिका झांसी की रानी बनी थी तो उनके पास उनकी सेना में बहुत से हाथी थे। मनु की शादी बहुत ही कम उम्र में झांसी के राजा गंगाधर राव से 1850 में हो गई थी। उस समय झांसी की रानी की उम्र कोई 13 या 14 साल रही होगी। अगले ही साल 1851 में उन्हें एक पुत्र हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से 4 महीने की उम्र में ही उनके पुत्र का किसी बीमारी के चलते देहांत हो गया। अंग्रेजों की हड़प नीति से बचने के लिए राजा गंगाधर राव ने एक बच्चे को गोद ले लिया था और उसका नाम दामोदर राव रखा गया। दामोदर राव के नामकरण के कुछ दिनों बाद ही खराब स्वास्थ्य की वजह से गंगाधर राव इस दुनिया से चल बसे। अंग्रेजों ने हड़प नीति के तहत गंगाधर राव के देहांत के कुछ दिनों के उपरांत झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को झांसी का परित्याग करने के लिए फरमान जारी कर दिया। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। उसने झांसी को अपने कब्जे में ले लिया और रानी को झांसी से बेदखल करने का आदेश दे दिया। लेकिन झांसी की रानी स्वाभिमानी और एक वीर योद्धा थी। उन्होंने निर्णय कर लिया कि वे अपनी राजधानी को अपने जीवित रहते हुए अंग्रेजों के हवाले नहीं करेंगी। जनवरी 1858 जब अंग्रेजी सेना ने झांसी के किले पर आक्रमण किया तो झांसी की रानी ने भी अपनी सेना के साथ पूरी ताकत झोंकते हुए अंग्रेजी सैनिकों का सामना किया
और अंग्रेजी सैनिकों को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। लेकिन अंग्रेजी सैनिक अगली बार दुगनी ताकत और ज्यादा बंदूक तोपों के साथ युद्ध करने आ गए। झांसी की सेना युद्ध करते करते थक चुकी थी। अप्रैल 1858 में अंग्रेजी सेना ने झांसी के किले को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई अपने कुछ बहादुर सैनिकों के साथ अंग्रेजों के हाथों से बच निकली और वो कालपी पहुंची। वहां पर उनके द्वारा ग्वालियर के किले पर कब्जा करने की योजना बनाई गई। ग्वालियर के राजा को इस बात की कानो कान भनक तक नहीं थी कि झांसी की रानी ने अपने सैनिकों के साथ ग्वालियर के किले पर चढ़ाई कर दी है। 1 जून 1858 ग्वालियर के किले पर रानी ने घुसकर कब्जा कर लिया। ग्वालियर के किले पर जीत झांसी की रानी की एक बड़ी सफलता साबित हुई। इस बात की खबर जब अंग्रेजों को लगी तो अंग्रेजों ने ग्वालियर के किले पर भी अपनी सेना के साथ हमला कर दिया। एक बार फिर रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों की सेना का सफाया करना शुरू कर दिया। इस बार रानी अपनी तलवार से अंग्रेजी सैनिकों के सर बेरहमी से कलम कर रही थी। युद्ध के दूसरे दिन रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों की सेना का सामना कर रही थी। तभी उन्हें सैकड़ों अंग्रेजी सैनिकों ने घेर लिया। वे नदी के पास पहुंच गई, जहां से आने जाने का रास्ता बंद था। सैकड़ों सैनिक उन पर एक साथ वार करना शुरू कर चुके थे। अब रानी लक्ष्मीबाई घायल होकर गिर गई, लेकिन फिर भी उन्होंने अंग्रेजी सेना को काटने का काम बंद नहीं किया। जब उन्हें लगा कि अब वे नहीं बच सकती, तो उन्होंने खुद को जलती हुई आग के हवाले कर दिया और 18 जून 1858 के दिन ग्वालियर की लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हो गई। रानी ने जीते जी अपने शरीर से अंग्रेजों को हाथ तक नहीं लगाने दिया और मरने के बाद भी अपने प्रण को जीवित रखा। अंग्रेज रानी को मरने के बाद भी छू नहीं सके थे। रानी के शौर्य से भरे हुए जीवन से हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। झांसी की रानी समेत वे सभी वीर योद्धा अगर अंग्रेजों का सामना नहीं करते तो आज भी हम शायद गोरों के गुलाम ही होते। धन्य हैं ऐसे वीर और बहादुर जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की बाजी तक लगा दी और बिना किसी शर्त के अपने देश की रक्षा की। हम झांसी की रानी की हिम्मत और देशभक्ति को सादर नमन करते हैं।